नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, आज हम आपके साथ में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी ये जो चर्चा है ये बंधक के बारे में है। और आज हम बंधक के पांचवें प्रकार, जिसको हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस बंधक की क्या विशेषताएं हैं और इस बंधक को और किस नाम से जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर टाइटल डीड या हक विलेख जो हैं उनको निक्षेपित किया जा रहा है या डिपॉजिट किया जा रहा है या जमा करवाया जा रहा है, और उसके बदले में बंधक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है बंधककर्ता को। इसे सामयिक बंधक या इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहा जाता है। तो ये साम्यक बंधक कहाँ कहाँ किया जाता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत इसका वर्णन है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या अन्य नगर जो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट हों। अर्थात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए गए नगरों में, और इसके साथ साथ ही कलकत्ता, मद्रास, बम्बई इत्यादि में यह बंधक प्रचलन में पाया जाता है। अब देखते हैं इसके आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्वों में हमें जो पहला बिंदु जानने को मिलता है वो है ऋण या डेट। ऋण हेतु इसका सृजन किया जाता है, यानी अन्य बंधकों की भांति इसमें ऋण प्रदान किया जाता है या बंधककर्ता द्वारा ऋण लिया जाता है, तो ऋण हेतु ही इसका सृजन किया जाता है। अगला बिंदु आता है हक विलेखों का निक्षेप या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। चूंकि बंधक में ऋण को सिक्योर करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए ऋण के एवज में किसी न किसी संपत्ति को लायबल बनाया जाता है, तो यहाँ पर इसमें ऋण की प्रतिभूति हेतु दस्तावेजों का या हक विलेखों का निक्षेप किया जाता है। और अगला जो अहम बिंदु है वो ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, केवल जमा करवाने पर ही ये बंधक अस्तित्व में आ जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि इस बंधक में रजिस्ट्रेशन कब आवश्यक है? इस बंधक में रजिस्ट्रेशन तब आवश्यक होता है जब करार लिखित में किया गया हो। अगला बिंदु आता है प्रतिभूति के सृजन का आशय, क्रिएशन फॉर सिक्योरिटी। केवल जमा कराना ही पर्याप्त नहीं है, प्रतिभूति का आशय होना भी अनिवार्य है। यानी ए अपनी भूमि के दस्तावेजों को बी के पास इस आशय से रखता है कि वह वहाँ पर अधिक हिफाजत से रहेंगे या अधिक सुरक्षित रहेंगे, और बी ये कहे कि ये किसी ऋण के अधीन रखे गए हैं, तो ये बंधक की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। कारण ये है कि ए ने जब अपने दस्तावेजों को या टाइटल डीड्स को बी के पास रखा था, तो उस समय उसका मंतव्य ऐसा करने का नहीं था या किसी प्रकार का ऋण प्राप्त करने का नहीं था। अब आगे हम बात करते हैं उपचार या रेमेडी। यदि इस प्रकार के बंधक में बंधक के दस्तावेजों को निक्षेप करने वाले व्यक्ति को यदि ऋण की वसूली नहीं हो पाए तो वो क्या कर सकता है? इसमें विक्रय हेतु वाद लाया जा सकता है। बंधक ग्रहीता द्वारा
विक्रय का वाद लाया जा सकता है और इसके द्वारा ऋण की वसूली की जा सकती है। और अगला और अंतिम बंधक जो है वो है विलक्षण बंधक, विलक्षण या एनामोलस मॉर्गेज। अब प्रश्न ये आता है कि एनामोलस मॉर्गेज क्या है। अभी तक हमने 5 प्रकार के बंधकों के बारे में चर्चा की है। कोई ऐसा बंधक जो उक्त 5 प्रकार के बंधकों में से कोई नहीं है तो ऐसा बंधक एनामोलस या विलक्षण बंधक या मॉर्गेज कहलाता है। तो आज के इसी व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।